सोचो, जॉन सीना डब्ल्यू का फेस था, लेकिन अगर जॉन सीना नहीं होते तो डब्ल्यू को किसने कैरी किया होता? रोमन रेंस के पीछे कौन था? स्टोन कोल्ड के बाद सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन था? और एक शॉकिंग नाम ऐसा भी जिसे डब्ल्यू ने कभी ऑफिशियली द गाय बनाया ही नहीं। आज हम हर डब्ल्यू एरा के उस सुपरस्टार की बात करेंगे जो हमेशा से नंबर 2 पर था, लेकिन कई बार नंबर 1 से बेटर भी था। आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं डब्ल्यू के हर मेजर एरा में वो सेकंड टॉप गाय कौन था, गोल्डन एज लेकर आज तक। ये वो सुपरस्टार हैं जिन्होंने फ्रेंचाइज प्लेयर के साथ मिलकर कंपनी को कैरी किया और दिखाया कि बिना ऑफिशियली द गाय बने भी एक ट्रू मेन इवेंटर होना क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। द गोल्डन एरा 1984-1993, माचो मैन रैंडी सेवेज। गोल्डन एरा पूरी तरह हॉल्क हॉगन का था, इस बात पर कोई डिबेट ही नहीं थी। हल्कमेनिया वही इंजन था जिसने डब्ल्यू को मेन स्ट्रीम पॉप कल्चर का हिस्सा बना दिया, लेकिन अगर होगन इंजन था तो रैंडी सेवन उस इंजन का ट्रांसमिशन था जो उस सारी पावर को सही डायरेक्शन में लेकर जा रहा था। रिंग के अंडर सैवेज वो सब कुछ था जो होगन नहीं था। जहां होगन अपने कैरिज्मा और सिंपल फॉर्मूला पर रिलाई करते थे, वही सैवेज टेक्निकल एक्सीलेंस, ड्रामेटिक स्टोरी लाइनिंग और ऐसी इंटेंसिटी लेकर आते थे जिन्हें इन्हें डेंजरस फील होती थी। 1986 से 1980 तक उनका इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप रेंज आज भी हिस्ट्री की सबसे लेजेंडरी सेकेंडरी टाइटल रिंग में काउंट किया जाता है। जब रेसलमेनिया 4 में सैवेज ने डब्ल्यू चैंपियनशिप जीती तो वो होगन का मूवमेंट नहीं था, वो माचो मैन की कोरोनेशन थी। फिर भी चैंपियन बनने के बाद भी वो होगन की शेडो से कभी पूरी बेहतर नहीं निकल पाए। मेगा पावर स्टोरी लाइन ने दोनों को इक्वल की तरह प्रेजेंट किया था, लेकिन सबको पता था कि डब्ल्यू के नहर में असली टॉप गाय कौन था। सैवेज को परफेक्ट सेकंड गाय बनने वाली चीज थी उनकी वर्सिलिटी। वो एक बिलीवर वर्ल्ड चैंपियन बन सकते थे, एक आउटस्टैंडिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन भी, और जरूरत पड़ने पर एक कंपेलिंग टैग टीम पार्टनर भी। उन्होंने जिस सुपरस्टार का किया उसे और बेहतर बना दिया, चाहे बात हो रिकी स्टीमबोट के साथ या रिक फ्लेयर के साथ या अल्टीमेट वॉरियर के साथ। सेवेज ने प्रूव किया कि सेकंड होना लेसर होना नहीं होता, सेकंड होना होता है इंडिस्पेंसिबल होना। 1993 से 1997 ब्रैट द हिटमैन हार्ट, यहीं से चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। न्यू जनरेशन एरा डब्ल्यू के एक ऑकवर्ड एडोलेसेंट जैसा फेस था। स्टेरॉइड ट्रायल ने कंपनी के रोस्टर को पूरी तरह इम्पैक्ट किया था। McMahon has admitted he personally used steroids and shared them with a friend. In fact, Hulk Hogan will be subjected to the test just like everybody else. Promise that the World Wrestling Federation will be the standard bearer for drug-free sports and entertainment. होगन कंपनी छोड़ चुके थे और डब्ल्यूई डेस्परेटली अपना अगला फ्रेंचाइज प्लेयर ढूंढ रही थी। ऑफिशियली पहले डीजल और बाद में शोन माइकल को द टॉप गाय की तरह पुश किया गया, लेकिन अगर उसने देखा जाए तो उस दौरान क्रिएटिवली कंपनी को असल में किसने कैरी किया, तो जब आता ब्रेट हार्ट। ब्रेट इस एरा में मल्टीपल वर्ल्ड चैंपियन बने। उन्होंने रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया। कई मैट्रिक्स के हिसाब से वही उसी वक्त के टॉप गाय थे, लेकिन डब्ल्यू की बुकिंग ने कभी भी ब्रेट पर उतना कंप्लीट ट्रस्ट नहीं दिखाया जितना हल्का उन पर दिखाया गया था। हमेशा ऐसा लगता था मैनेजमेंट किसी और की तलाश में हो, कोई और जो बड़ा हो और फ्लैशी हो और स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट के ट्रेडिशनल इमेज को और अच्छे से रिप्रेजेंट करता हो। यही टेंशन ब्रेट हार्ट को इस एरा का परफेक्ट सेकंड गाय बनाती है। उन पर वर्ल्ड चैंपियनशिप का भरोसा तो क्या, लेकिन पूरी कंपनी का चेहरा बनने का नहीं। उनके पास चैंपियंस बेल्ट थी, लेकिन वो पूरा सिस्टम नहीं था जो होगन के पीछे था, और फिर भी ब्रेट ने हर बार डिलीवर किया। ओवन हार्ट के साथ उनके मैच, स्टीव वेस्टिन के साथ उनके स्टोरी टेलिंग, उनकी टेक्निकल मास्टरमाइंड, ये सारी चीज़ें डब्ल्यू को मुश्किल दौर से निकाला जब कंपनी को अंदर सबसे ज़्यादा जरूरत थी। सबसे बड़ी आयरनी है कि इस पीरियड में ब्रेट के नाम ने एटीट्यूड एरा की फाउंडेशन रखी, लेकिन उस एरा को हेडलाइन करने के लिए डब्ल्यू में रुक ही नहीं पाए। एटीट्यूड एरा 1997-2002, द रॉक। अगर एटीट्यूड एरा की बात हो तो उसका नाम स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। विंस मैकमैन के साथ उनकी राइवली एक स्टोरी लाइन नहीं थी, ये कल्चरल फिनोमिना था जिसने डब्ल्यू को हर हफ्ते देखना फैंस के लिए जरूरी बना दिया था। ऑस्टिन 316 कंपनी की हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा बिकने वाली मर्चेंडाइज बन गया। तो फिर सेकंड गाय कौन था? द रॉक। अब ये आर्गुमेंट दे सकते हो कि रॉक की भी ऑस्टिन के साथ को टॉप गाय थे, ये बात गलत नहीं हो सकती। 1999 से 2000 तक रॉक उतने ही ओवर थे, उतनी मार्केटेबल थे और कई मामलों ऑस्टिन से ज़्यादा वर्सेटाइल नजर आते थे। लेकिन जिस सुपरस्टार ने रेसलिंग बूम किया वो ऑस्टिन थे, और जिसने बूम को सस्टेन किया वो रॉक। रॉक को एक ऐसे सेकंड गाय बनने वाली चीज़ थी उनकी वर्सिलिटी। वो कार्ड के किसी पोजीशन पर काम करते थे। उन्होंने रेसलिंग नेशन ऑफ डोमिनेशन के हील मेंबर के रूप में स्टार्ट की, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रीफाइंग मैन बन गए। रॉक और ऑस्टिन की रेसलमेनिया ट्रॉफी आज भी एटीट्यूड एरा की डिफाइनिंग राइवलरी मानी जाती है। लेकिन ध्यान से देखा है उनकी राइवलरी की कहानी कैसे लिखी गई। ऑस्टिन 15 में जीतने वाले थे, एक ट्रेजिक फिगर बन चुके थे, और रेसलमेनिया 19 तक वो गिर चुके थे। रॉक हमेशा उसका मेरा था, उसका मेजरिंग स्टिक, उसका इक्वल। लेकिन असली कहानी ऑस्टिन की जर्नी ही रही। रॉक का हॉलीवुड जाना भी उसके सेकंड गाय स्टेटस को रिफ्लेक्ट करता है। शुरू से ही लग रहा था कि उनका फ्यूचर रेसलिंग से ही बड़ा होने वाला है। इस वजह से डब्ल्यू के साथ उनका कमिटमेंट ऑस्टिन से अलग था। ऑस्टिन ने डब्ल्यू के लिए अपना खून पसीना बहाया,
जिस लेवल तक रॉक को कभी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, अगर रॉक नहीं होता तो एटीट्यूड एरा नहीं होता। द रूथलेस एग्रेशन एरा 2002-2008 बाटिस्टा जॉन सीना फेज बन गया डब्ल्यूडब्ल्यूई का। बेसिक थगनोलेस से लेकर सुपरमैन तक के उनको सब पूरी जनरेशन को डिफाइन करता है। चाहे फैंस उन्हें प्यार करते थे इन नफरत। और सेकंड गाय बाटिस्टा। एवोल्यूशन के ब्रेकअप के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास 2 होमग्राउंड मेन इवेंट थे जो कंपनी को कैरी करने के लिए तैयार थे। सीना रोपर गए और कंपनी के फ्रेंचाइज प्लेयर बन गए। बटिस्टा स्मैकडाउन पे उस ब्रांड का फाउंडेशन बन गए। बटिस्टा की अपील सीना से बिल्कुल अलग थी। वो एक ओल्ड स्कूल पावर हाउस थे, एक ऐसा मोस्टर से देख के जो नहीं लगता था कि किसी को भी तबाह कर सकते हैं। ट्रिपल एच, अंडरटेकर, एच के साथ उनकी राइवलरी ने उस वक्त स्मैकडाउन को कैविटी थी जब रॉ कंपनी का फ्लैगशिप शो था। बटिस्टा को एक इफेक्टिव सेकंड आई बनने वाली सबसे बड़ी क्वालिटी थी स्टोरी की डिमांड के हिसाब से हील बनने की उनकी विलिंगनेस। 2009 से 10 तक सीना के अगेंस्ट उनके हील रन एक बिल्कुल नया वर्जन लेकर आया। क्रूल, इंटाइटल और जेन्युइनली हेट करने लायक। दूसरी तरफ सीना अपने कंट्रोवर्शियल बेफेस कैरेक्टर में लोग रहे। बटिस्टा कभी सीना जितना मर्चेंडाइज नहीं बेच पाए, ना ही उतना मेन स्ट्रीम क्रॉसफियर। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास 2 सक्सेसफुल ब्रांड और 2 बिलीव मेन इवेंट सीन के सबसे होने वाली वजह बटिस्टा भी थे। द पीजी एरा 2008-2014 CM पंक। अगर पीजी एरा का फेस था तो वो था सुपर सीना, एक ऐसा हीरो जो हर हफ्ते हर साल हर मुश्किल को पार करके जीतता था। लेकिन इस एरा को क्रिएटिव मूवमेंट असली कौन था? वो था हमारा CM पंक। 2011 का उनका लेजेंडरी पाइप बॉन्ड प्रोमो सिर्फ उन्हें सुपरस्टार नहीं बनाया बल्कि कुछ वक्त के लिए उन्हें दुनिया का सबसे ज्यादा डिस्कस किया वाला मेल रेसलर बना दिया। उनका 434 दिन का डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप आज भी मॉडर्न एरा का सबसे लंबा टाइटल रेंज है। उन्हें कंपनी का फेस बनना चाहिए था, लेकिन सच ये सच है कि बने ही नहीं। डब्ल्यू ने पंक पर कभी उतना टच नहीं किया जितना जॉन सीना पर दिखाया। रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइटल रेंज के दौरान भी पंक को अक्सर शोज में सेकंड प्रायोरिटी दी गई। एक लॉन्ग रेंज चैंपियन होने के बाद भी उन्होंने पेपर भी क्लोज नहीं किए जितनी उम्मीद की जाती थी। सबसे फेमस है जब पंक वर्ल्ड चैंपियनशिप डिफेंड कर रहे थे सेमी मेन इवेंट में, और उसके बाद सीना के नॉन टाइटल मैचेस शो को क्लोज करते थे। एक तरफ उन्हें टॉप चैंपियन की तरफ पुश किया जा रहा था और दूसरी तरफ उनके साथ सेकंड काय जैसा ट्रीटमेंट दिया रहा था। ये कॉन्फ्लिक्ट सीएम पंक का डब्ल्यू करियर की पहचान बन गया। उनके पास पैशनेट फैन बेस था, वो लगातार आउटस्टैंडिंग मैचेस देते रहे और पीजी एरा को वो एज दिए जिसके दौर पर डेस्परेट जरूरत थी। लेकिन डब्ल्यू का पूरा सिस्टम सीना के अराउंड ही बना हुआ था और पंक की ये बात अच्छी तरह समझते हैं। इसलिए 2014 में उन्होंने कंपनी छोड़ दी और वो सेकंड गाय थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वो चाहे कितना भी अच्छा परफॉर्म कर लें कंपनी में कभी नंबर 1 नहीं बनेंगे। रियलिटी एरा 2014 से 2016 डीन एम्ब्रोस। रियलिटी एरा को डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि डब्ल्यू उस बार एक्टिवली अपना अगला फ्रेंचाइज प्लेयर ढूंढ रही थी। डैनियल ब्रायन की जीत ने उनका मूवमेंट छीन लिया जो करियर का बिगेस्ट क्राउनिंग अचीवमेंट होने दिया। रोमन रेंस को कंपनी का फ्यूचर बनाया जा रहा था, लेकिन फैंस के रिजेक्शन ने उस प्लान को काफी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। इस चाउस के बीच में एक सबसे बड़ा नाम रेलेवेंट का है डीन एम्ब्रोस। शील्ड के ब्रेकअप के बाद तीनों मेंबर्स को मेन इवेंट पुश मिला। रोमन को कंपनी का चूजन पुश मिला, सेथ रोलिंस ही चैंपियन बन गए और एम्ब्रोस बन गए कंपनी के वर्कहॉर्स। और वो सुपरस्टार जो किसी भी स्टोरी लाइन फिट हो सकता था, किसी के साथ भी ग्रेट केमिस्ट्री बना सकता था और वीक बुकिंग के बावजूद क्राउड को इन्वेस्टेड रख सकता था। एम्ब्रोस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी उनकी अनब्रेकेबली उनका एवरीमैन एटीट्यूड। वो रोमन की तरह चूजन वाले नहीं थे, ना ही सेथ रोलिंस की तरह गोल्डन बॉय। वो एक स्क्रैपी ब्रॉलर थे जिन्हें फैंस जेन्युइनली कनेक्ट करते थे क्योंकि वो रियल फील होते थे। एक ऐसे एरिया में जिसका नाम है कैफे में तोड़ने का कॉन्सेप्ट रखा। उनका डब्ल्यू चैंपियनशिप जीतना कंप्लीट डिजेबल लगता था, लेकिन उसके साथ वही टाइपिकल सेकंड गाय वाली फीलिंग भी जुड़ गई। उनका टाइटल ठीक था लेकिन अनफॉरगेटेबल नहीं और उन्हें कभी भी ऑफिशियली असली फेस नहीं बनाया। द न्यू एरा वुमेन्स रेवोल्यूशन 2016-19। एजे स्टाइल। जब एजे स्टाइल ने 2016 में रॉयल नंबर ऑफ डेब्यूट किया तो वो डब्ल्यू को छोड़कर दुनिया की लगभग हर मेजर प्रोफेशनल लेजेंड बन चुके थे और आज कुछ ही महीनों के अंदर वो स्मैकडाउन के सबसे बड़ा अट्रैक्शन बन गए। कई लोगों के हिसाब से वो उस वक्त पूरी कंपनी को बेस्ट रेसलर थे, लेकिन फिर भी डब्ल्यू का पूरा सिस्टम रोमन ने इसका राउंड बुल्डी हो रहा था। चाहे रोमन उस वक्त फैन से मिक्स रिएक्शन ले रहे थे और चाहे एजे स्टाइल हर महीने 5 स्टार मैच दे रहे थे, कंपनी का लॉन्ग टर्म प्लान हमेशा रोमन ही था। एजे स्टाइल परफेक्ट सेकंड गाय थे इसलिए क्योंकि उन्हें टॉप स्पॉट की जरूरत ही नहीं पड़ती थी टॉप स्टार फील होने के लिए। उन्हें काम ही उनकी पहचान थी। जॉन सीना के साथ उनके क्लासिक मैचेस, स्मैकडाउन पर उनका 1 साल लंबा डब्ल्यू चैंपियन रेन और हर सुपरस्टार के साथ क्वालिटी मैच निकालने उनकी एबिलिटी। एजे स्टाइल ने पूरे प्रोडक्ट को लेवल बिना प्रमोशन पुश किए जो रोमनिस को मिला था।
इस एरा में वुमेन्स एवोल्यूशन भी देखने को मिली, जहां बेकी लिंच एर्गोली जेंडर से पे कंपनी की सबसे बड़ी सुपरस्टार बनकर उतरी। लेकिन मेन डिवीजन की बात करें तो सेथ रोलिंस रेलेवल सेकंड गाय की पोजीशन पर रहे थे। अनडिवाइडेडली इलाइट, सबके रिस्पेक्ट के हक था, लेकिन वो इंसान नहीं था इसके डब्ल्यू अपना पूरा फ्यूचर वर्क कर रहा था। द थंडरडोम पैंडेमिक एरा 2020 से लेकर 2022 ट्रू मैकेंटायर, जब कोविड-19 की के एरिना खाली हो गया तो डब्ल्यू एक आइडेंटिटी क्राइसिस बन गया। इस दौरान रोमन एक द ट्राइबल चीफ बनकर वापस आए और आते ही रेसलिंग का सबसे बड़ा एक्टर बन गए। उनका हील रन इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहा था कि उसके पूरे करियर को डिफाइन कर दिया। लेकिन रोमन के वापस आने से पहले और कुछ हद तक पैरेलल भी ड्रू मैकेंटायर भी अपना एक मोमेंट था। रेसलमेनिया 36 में ब्रॉक लेसनर को हराकर ड्रू वर्ल्ड चैंपियन बन गया। उनके ग्रैंड कोलेशन होना चाहिए था, लेकिन उसके बजाय क्या हुआ, ये सब एक खाली परफॉर्मेंस सेंटर में हुआ। ना एडेंसी, ना चीयर्स, ना रिएक्शन, ये सब विक्टोरिया भी था और हार्ट बीटिंग भी थी। फिर भी ड्रू ने पूरी पैंडेमिक के दौरान रो को फाइटिंग चैंपियन के रूप में कैरी किया। उन्होंने उस अजीब और अनरियल फेज में चैंपियनशिप और को लेगेसी दी। जब रोमन पैंडेमिक की शुरुआत महिलाओं में डब्ल्यू से बाहर थे, तब ड्रू वही सुपरस्टार जिनकी डब्ल्यू सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन जैसे ही रोमन ट्राइबल चीफ बनकर वापस आए, सब कुछ क्लियर हो गया। स्मैकडाउन पर रोमन ही द गाय थे, एक ऐसा मेन इवेंट जो पूरी डिवीजन ही बदल रहा था, और ड्रू सेकंड गाय बन गए। एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रियल है, फैंस के बहुत ओवर, लेकिन डब्ल्यू के लॉन्ग टर्म क्रिएटिव विजन का सेंटर नहीं। कई सालों तक रोमन एक प्रैक्टिकल अनटचेबल रहे। ट्राइबल चीफ सिर्फ स्टोरी टॉप नहीं थे, वो खुद डब्ल्यू बन चुके थे। लेकिन रेसलमेनिया 40 के बाद सब कुछ बदल गया। कोडी रोड्स ने फाइनली द फिनिश द स्टोरी कर दिया और रोमन ने इसको हराकर हिस्ट्री का सबसे बड़ा डोमिनेंट टाइटल रिंग्स में एक को एंड कर दिया। और उस मोमेंट के साथ कोडी ने सिर्फ चेन नहीं जीती, वो डब्ल्यू का नया फेस बन गए। आज कोडी मीडिया फ्रेंड्स से लेकर मेन इवेंट्स और कंपनी की स्टोरी लाइन तक हर जगह डब्ल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं और कंपनी का सेंटर पीस है। चोजन गाय, न्यू स्टैंड गाय, और इसी वजह से हम पहुंचते हैं सेकंड गाय ड्रू मैकेंटायर। ड्रू का करंट रन शायद उनके करियर के हिसाब से बेस्ट वर्क है। अब वो सिर्फ पैंडेमिक चैंपियन नहीं रहे, अब वो एक लेड, बेटर और ब्रूटली ऑनेस्ट कैरेक्टर बन चुके हैं। सीएम पेंग के साथ उनकी डब्ल्यू एक बिल्कुल नया साइड दिखाया, एक ऐसा इंसान जो रिसेंटफुल से भरा हुआ है, जिससे लगता है कि उनके साथ वो इंजस्टिस हुआ है और जो कभी कंट्रोल लूज कर सकता है। ड्रू रियल फील होता है, वो वैसा थे जो गाय होना चाहिए, पर वही हुआ उसके साथ, वो एक परफेक्ट सेकंड गाय बनाता है। वो इतने क्रेडिबल हैं कि उसे किसी को भी हरा सकते हैं और इंटेंसिटी में किसी की मेजर स्टोरी लाइन को कैरी कर सकते हैं। और फैंस के भी जितने ओवन है कि लोग जनरली बिलीव कर सकते हैं और ज़्यादा डिजर्व करते हैं। लेकिन इस वक्त स्पॉटलाइट कोडी रोड्स के पास है और ड्रू अब सिर्फ चैंपियनशिप का पीछा नहीं कर रहे हैं, वो रिकग्निशन के पीछे भाग रहे हैं। और शायद वो टाइटल जीतना भी ज़्यादा मुश्किल है। जब हम डब्ल्यू के सारे इतने पीछे मुड़ के देखते हैं तो एक पैटर्न सामने आता है। सेकंड टॉप गाय अक्सर फ्रेंचाइज प्ले से भी ज़्यादा वर्सेटाइल होता है। वो हील भी बन सकता है, बेबी फेस भी, वो किसी भी अपोनेंट के साथ ग्रेट मैच दे सकता है और उसे क्रिएटिव फील होने की कंपनी की पूरी मशीन की जरूरत नहीं होती। रैंडी सेवन, ब्रेट हार्ट, रॉक्स, बटिस्टा, सीएम पंक, डीन एम्ब्रोज, एज स्टाइल, ड्रू मैकेंटायर, किसी भी एंगल से लेसर से टैलेंट नहीं है। किसी भी केस में उन टॉप गाय से बेटर भी इन रंग वर्कर थे जिनके साथ भी खड़े थे। लेकिन रेसलिंग सिर्फ अंदर होने वाली नहीं है, वो बिजनेस है और बिजनेस अपने फिजिकल देखकर चूसता है, एंडिंग के नहीं। सेकंड टॉप वो है ना कोई कंसोलेशन प्राइज नहीं है, ये इस बात का प्रूफ है कि तुम कंपनी के लिए कितने एसेंशियल हो। वही सुपरस्टार जो टॉप गाय को और बड़ा बनाता है, जो कंपनी को संभालता है और हर अट्रैक्शन को अवेलेबल नहीं होता, और जो भी बिना क्राउन पहले से पहले एक्सेलेंस के स्टैंडर्ड सेट करता है। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हारे हिसाब से डब्ल्यू हिस्ट्री का सबसे बेस्ट सेकंड टॉप गाय कौन था, और शायद अगला सेकंड टॉप गाय ओबा फेमी हो।